नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सोहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हलचल से। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच मुलाकात पर अब अटकलें गर्मा गई हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से पीके की क्या बात हुई? क्या इसका मध्य प्रदेश से भी कोई कनेक्शन है? देखिए ये रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस के लिए पीके बनाएंगे रणनीति। यूपी में भी दांव खेलने की तैयारी। लोकसभा में कांग्रेस के बन सकते हैं सारथी। कमलनाथ को भी पसंद पीके स्टाइल पॉलिसी। एक तरफ जाने माने चुनावी रणनीतिकार, दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार। इन दिनों दोनों ही चर्चा में हैं। प्रशांत किशोर की गांधी परिवार के साथ मुलाकात की काफी चर्चा है, तो वहीं कमलनाथ को राजस्थान, पंजाब में कांग्रेस की क्राइसिस खत्म करने की जिम्मेदारी से ये बहस और गर्म हो गई है कि आने वाले दिनों में उनकी भूमिका काफी बड़ी हो सकती है। राहुल, प्रियंका से प्रशांत किशोर की मुलाकात से कई अटकलें गर्म हैं। मंगलवार को जब वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले तो उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी फोन पर जुड़ी हुई थी। तब से ही कयास लग रहे हैं कि आखिर गांधी फैमिली के साथ प्रशांत किशोर की क्या बात हुई। क्या नेशनल लेवल पर कांग्रेस पीके को अपने साथ काम करने के लिए जोड़ सकती है? क्या यूपी चुनाव में उनका अहम रोल हो सकता है? और क्या 2023 में एमपी चुनाव में प्रशांत किशोर कमलनाथ के सारथी की भूमिका में होंगे? क्योंकि कमलनाथ भी चुनाव में कई तकनीक, एजेंसी और सर्वे के इस्तेमाल के पक्ष में रहे हैं कि बहुत सारी जो परिस्थितियां बन रही हैं राजनीति की, उसके अंदर किस तरह से आगे जाया जाए ये समय बताएगा आने वाला। लेकिन अगर कोई कहे कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए क्या बातचीत चल रही है, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले जो चुनाव थे असेंबली के, उसमें तो 2016 के चुनाव में तो प्रशांत किशोर जी की सेवाएं हमने ली थी, तो उस संबंध में भी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन ये कह देना है कि मध्य प्रदेश में भी प्रशांत किशोर जी काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, ये आने वाला समय बताने वाला है। वैसे बीजेपी से मुकाबला इतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि एमपी में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से पार्टी युवा जोश से और भी अपडेट हो गई है। रही बात पीएम मोदी से मुकाबले की, तो खुद पीके इसे चुनौती मान रहे हैं। हालांकि बीजेपी पीके को लेकर क्या सोचती है, जरा ये भी सुन लीजिए। वो एजेंसियों की बात कर रहे हैं, सतही स्तर पर उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ऐसे ही फैसले करती रहे, और अभी संख्या उनकी निरंतर 40 के आसपास हो गई है, और नीचे हो जाए। लोकसभा चुनाव 2024 आते आते मुझे लगता है कि कांग्रेस रसातल की स्थिति में पहुंच जाएगी। ये सच है कि पिछले यूपी चुनाव में पीके और कांग्रेस की रणनीति नहीं चल पाई थी। यूपी के लड़के का नारा और खाट पर चर्चा जैसे कार्यक्रम चुनावी असर नहीं छोड़ पाए। लेकिन पीके की रणनीति बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ चुकी है। वैसे राहुल, सोनिया, प्रियंका से बातचीत के पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तब अटकलें लगी कि मोदी के खिलाफ तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है, लेकिन प्रशांत ने खुद इसे खारिज कर दिया। तो फिर अब राहुल, प्रियंका से मुलाकात के क्या मायने निकाले? क्या कांग्रेस ही बीजेपी को शिकस्त दे सकती है? क्या कांग्रेस अब ये महसूस करने लगी है कि उसे किसी दूसरे चुनावी रणनीतिकार की जरूरत है? और क्या हार से परेशान कांग्रेस अब एजेंसी की मदद लेने को तैयार है? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस में कमलनाथ बहुत पहले से इस तरह की एजेंसी की मदद लेते रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सर्वे कराकर जनता के मूड को जाना था। उसी हिसाब से रणनीति बनाई गई और पार्टी को सफलता भी मिली। तो क्या पीके के साथ कांग्रेस अगला दांव खेलने की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसने मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सुर्खियां बटोर लीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें सीधे तौर पर बिकाऊ करार दे दिया। इधर तुलसी सिलावट ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया को किसी सीएम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल फिर भी यह है कि भूपेश बघेल के सिंधिया पर अचानक हमले के सियासी मायने क्या हो सकते हैं? बिकाऊ को एयर इंडिया बेचने की जिम्मेदारी अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए हैं? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं, उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को।
सीएम बघेल का महाराज पर निशाना। एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। एक बिकाऊ को एयर इंडिया बेचने की जिम्मेदारी दी गई है, सुना आपने। ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। साथ ही सीएम ने बातों ही बातों में सिंधिया को बिकाऊ भी बता दिया। पहले सुनिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। रोजगार के जो अवसर थे उसको खत्म किया। रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए हैं? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं। उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है? एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। तो एक बिकाऊ है, दूसरे संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। तो सब कुछ बेच डालेंगे तो लोगों के पास रोजगार क्या रहेगा? बयान आया तो पलटवार भी हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपहसालारों में शुमार तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। बोले सिंधिया ने डंके की चोट पर सरकार गिराई। वहीं रमन सिंह ने कांग्रेस की परंपरा पर सवाल खड़ा किया। मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस बची कहाँ है? आप ग्वालियर की रियासत में हो। वो व्यक्ति हमेशा देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो सरकार गिराई थी, डंके की चोट गिराई थी हमने। किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा, हमारी बेटी और माँ के साथ धोखा, मतलब हर वर्ग के साथ कमलनाथ जी की सरकार ने धोखा दिया था। जब उन्होंने अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान की बात की थी तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने कहा था सड़क पे उतर जाओ, तो उतर गए सड़क पे। जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ने की प्रक्रिया में। सिंधिया भी हमारे अपमान को और अपमान की वजह से स्वाभिमान के लिए वो कांग्रेस छोड़ के आए और आज केंद्रीय मंत्री के पद में बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस और कांग्रेस की परंपरा और प्रक्रिया तो यही है कि कांग्रेस की नीति यही है कि उनकी पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द सोचती है। इनका और कोई दूसरा ना सोच है ना एम। मध्य प्रदेश में सरकार गिराना, फिर राज्यसभा में एंट्री और अब फिर मंत्री पद की शपथ। जाहिर है कि सिंधिया का रास्ता कांटों से भरा रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि एमपी के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की इतनी तवज्जो क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सियासी विरासत पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोगी कांग्रेस के 2 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उन्हें अलग दल की मान्यता देने की मांग की है। अमित जोगी इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं, तो बीजेपी फिलहाल वॉच एंड वेट की स्थिति में नजर आ रही है। पहरेदारों ने लगाई किले में सेंध, खतरे में आया सिंहासन। कौन सी रणनीति आएगी काम? क्या गढ़ बचा पाएंगे अमित जोगी? राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी यहां कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के गुजरने के बाद उनकी पार्टी को जिस संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया था, वही संक्रमण छत्तीसगढ़ की सियासत में जनता जोगी कांग्रेस में फैलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के 4 विधायकों में से 2 ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। ये 2 विधायक हैं देवराज सिंह और प्रमोद शर्मा। दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अलग दल की मान्यता के लिए पत्र भी लिखा है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे अब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। माननीय जोगी जी के जाने के बाद अब जिस प्रकार के नेतृत्व अमित जोगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सक्षम नहीं है पार्टी चलाने में और अपना जनाधार पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा खो चुके हैं। जो वर्तमान प्रदेश का नेतृत्व है इस पार्टी का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यही मूल मंत्र अजीत जोगी जी का था और यदि भूपेश बघेल जी और वर्तमान सरकार इस बात को प्रयास कर रही तो निश्चित रूप से उनको समर्थन देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की पार्टी बन गए। वहीं पार्टी के अध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है जब तक विधायकों की संख्या आधे से अधिक नहीं हो जाती तब तक दल नहीं बनाया जा सकता। ये दोनों अभी पारस पासवान बनने की स्थिति में नहीं है।
और ये इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, कहीं गलती से संज्ञान में ले लिया और उनको बोल दिया कि आप अपनी वो मेजॉरिटी सिद्ध करिए 3 वाली, तो इनकी भी फिर मेंबरशिप चली जाएगी। पर क्योंकि दोनों हमारे बड़े भाई हैं और हम जानते हैं कि जो भी वो कुछ कर रहे हैं वो खुद से नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे कोई है जो उनको करवा रहा है, इसलिए हम पर्सनली कोई भी चीज़ को नहीं लेते हैं। अमित जोगी के आरोप का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायक संख्या है, ऐसे में दूसरे दल को तोड़ने फोड़ने की उन्हें जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को कांग्रेस का षड्यंत्र करार दिया है। हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है, हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी को तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से वो फैसला करते हैं। यदि उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था वो मांगते हैं तो उसमें अध्यक्ष जी विचार करेंगे और उसको व्यवस्था देंगे। हमने ये मरवाही चुनाव में भी देखा है कि किस प्रकार से एक राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार से रोकने के लिए, उसके लोगों के नामांकन को निरस्त करने के लिए, और अभी भी मुझे लगता है कि अगर जोगी कांग्रेस का विभाजन होता है तो उसके पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो छत्तीसगढ़ की सत्ता पार्टी का हाथ होगा। फिलहाल जनता कांग्रेस जोगी के हालात ठीक तो नजर नहीं आते। हालांकि दल बदल कानून की बाध्यता के चलते किसी दल में विधायकों के जाने की संभावना कम ही है, लेकिन 2 विधायकों की बगावत ने पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पहली बार 10वीं में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। 10.5 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 3,56,582 छात्र फर्स्ट डिवीजन, 3,97,762 सेकंड और 15,871 छात्र थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। एमपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी। हर स्टूडेंट ने रिजल्ट में बाजी मारी। 39% फर्स्ट, 43% सेकंड डिवीजन पास। पहली बार 10वीं में सब पास। लंबे इंतजार के बाद 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10वीं में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। 10.5 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा। 3,56,582 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए। 3,97,762 बच्चे सेकंड डिवीजन पास हुए। 15,871 छात्र थर्ड डिवीजन पास हुए। कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हुई थी। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया था। नई प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा के नियमित स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जो बैठने वाले विद्यार्थी थे, क्योंकि परीक्षा हुई थी नहीं, इसलिए हमने इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से त्रैमासिक, 6 मासिक और प्री बोर्ड की जो हम परीक्षा लेते हैं उनके अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार कर दिया और घोषित कर दिया गया है। सभी बच्चे पास हुए हैं और मैं सब बच्चों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जो भी बच्चे इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं, वो फिर से एग्जाम दे सकेंगे। ये विशेष परीक्षा 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। वैज्ञानिक आधार पर पद्धति बना करके हमने परीक्षा ली है वो, और किसी बच्चे को यदि असंतुष्ट है उस व्यवस्था से तो वो अपने पूरा देख सकता है। सारा अंकों का गणित जो कैलकुलेशन है वो भी देखने की हमने एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था की है। पर उसके बाद भी यदि कोई असंतुष्ट है तो वो परीक्षा दे सकता है और फिर से परीक्षा दे करके अपने वो सुधार सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लाडली भांजियों, प्रिय भांजों, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो, और इसलिए यह तय किया बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे
आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं 10वीं के रिजल्ट आने से छात्रों के चेहरे पर खुशी है। कुछ छात्रों ने बोर्ड के फॉर्मूलों पर संतुष्टि जाहिर की है तो कुछ छात्र थोड़े मायूस नजर आए हैं। सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं भी बहुत शानदार रिजल्ट बनाया, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही रिजल्ट बनाया। अगर मेहनत भी करते तो और इससे ज़्यादा बनाते या फिर इतना ही बनाते। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से, और मेहनत करती तो और अच्छा आ सकता था, बट अभी ठीक है। सर मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से, बट एग्ज़ाम होती तो और अच्छा रिजल्ट बन पाता। 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद अब छात्र 11वीं की तैयारी में जुट गए हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही स्थितियां सामान्य हो और बाकी की पढ़ाई स्कूल में रहकर ही पूरी करें। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज। और अब बात छतरपुर के लवकुश नगर की, जहां एक मुर्दा बोल उठा। बेशक आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। यहाँ एक परिवार ने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली थीं। मातम मनाया जा रहा था, अर्थी सज चुकी थी और जैसे ही बुजुर्ग को अर्थी पर लिटाने की बारी आई तो बुजुर्ग बोल उठा, अभी तो मैं जिंदा हूँ। यहाँ रहने वाले 96 साल के मनसुख कुशवाहा 2 साल से बीमार चल रहे थे। घर वालों ने देखा कि वो कुछ बोल नहीं रहे। उन्हें लगा कि मनसुख कुशवाहा की मौत हो चुकी है। परिवार ने रिश्तेदारों को खबर कर दी। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन अर्थी पर पहुंचने से पहले ही मनसुख कुशवाहा बोल उठे। इसके बाद परिवार में मातम की जगह खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब परिजन कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें घर से वापस लौटा दिया है। इनकी तबीयत सीरियस हो गई तो फिर है जो ज़्यादा गंभीर हो गई तो परिवार इकट्ठे हो गए और रिश्तेदार भी एंगर के आ गए और बस ये दे दी और वो थोड़ी रोम लगे हल्के से। फिर अब फैली के बाद थोड़ी चीज़ें कुछ बोली एक मनोकामना हमारी रह गई। बोले अगर कलश रहेगा कलश चढ़वा दीजिए, अगर कलश मंगाओ फिर कलश चढ़वाओ। अचानक तबीयत खराब हो गई, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। बिल्कुल आशा टूट रही थी, तैयारी कर रही थी, बिल्कुल आशा टूट के बैठ गए। फिर अचानक भाई बोले हमारा कलश रहेगा चढ़ेंगे, राम जानकी मंदिर को कलश रहेगा चढ़वाओ। फिर चलिए बात अगली खबर की। एक आदिवासी किसान जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके निकाल दी, वो अचानक से करोड़पति बन गया। चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये सच है। मामला रतलाम का है, जहां कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सांवलिया रुंडी के गरीब आदिवासी किसान को उसकी 16 बीघा जमीन वापस दिलवाई और जमीन का मालिक बनते ही एक मजदूर करोड़पति बन गया। 60 साल बाद मिला इंसाफ, अब होंगे जिंदगी के सारे दुख दूर। रातों रात करोड़पति बन गया मजदूर। थावरा आदिवासी जिसने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी कर निकाल दी, लेकिन अब वो करोड़पति बन गया है। वो बन गया है 16 बीघा जमीन का मालिक। वो जमीन उसे वापस मिल गई है जिसकी उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी। सांवलिया रुंडी के रहने वाले थावरा और उसके भाई की जमीन को कुछ लोगों ने बरगला कर हथिया लिया था। थावरा ने 60 साल तक उसे पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फैसले भी पक्ष में आए, लेकिन कब्जा नहीं मिला और परिवार मजदूरी कर पेट पालने में लगा रहा। लेकिन कलेक्टर के एक फैसले ने थावरा की जिंदगी बदल दी और अब वो मजदूर थावरा से करोड़पति थावरा बन गया। हमारा केस चलो, बाप दादाजी था देहाती कणमन में ले ली और मैं पीछे नहीं छोड़ियो, कट पीछे नहीं छोड़ियो। 50 साल में अब भगवान सब ने कवाड़ी पिवाड़ी ने पेश करी, जमीन अपना पास आएगी। काफ़ी लंबे टाइम से केस चल रहा था इनका। कोर्ट लड़े कैसे, रतलाम कोर्ट लड़े, उज्जैन लड़े, ग्वालियर भी लड़े, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था इनको। अब जाके जब कलेक्टर साहब ने जमीनों को उस पक्ष में फैसला करा। क्या स्थिति हुई? कोर्ट से भी कुछ फैसले आए? कोर्ट से फैसले आए थे, सारे फैसले हमारे पक्ष में थे और जिस पार्टी ने खरीदी उसकी रजिस्ट्री शून्य कर दी थी, फिर भी हमारे को नहीं मिल रही थी वो जमीन। हाँ, फिर भी दूसरे के नाम से रजिस्ट्री हो चुकी थी, कब्जा नहीं दे रहे थे। फिर हम कलेक्टर साहब से मिले, उनको बताया हमने, उन्होंने बोला 10 दिन के अंदर आपकी ज़मीन आपको दे दी जाएगी। 8 दिन में हमारे को हमारी ज़मीन मिल गई। इसी झोपड़ी में रहकर थावरा ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। उम्मीदें इसी आशियाने की तरह दम तोड़ चुकी थीं,
लेकिन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उसकी मदद की। कलेक्टर ने 1987 में दिए एसडीएम के आदेश को आधार बनाते हुए न केवल थावरा के नाम पर जमीन करवाई बल्कि उसे कब्जा भी दिला दिया। आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 का जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये जमीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है, हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, और ऐसा ही कुछ थावरा के साथ भी हुआ। पूरी जिंदगी मजदूरी कर गुजर गई, लेकिन जिंदगी के अंतिम पड़ाव में किस्मत ने उसका साथ दिया और अब वो बची हुई जिंदगी इज्जत और सुकून के साथ बिता सकेगा। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज, रतलाम। तो इस खबर के साथ ही प्राइम टाइम के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।